जी हाँ, तो आज अपन शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ। जीरोथ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया। जीरोथ लॉ इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर का एसेंस है वो पूरा जीरोथ लॉ में आया है। आज अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, बट उसके पहले एक छोटा सा टर्म अपन को समझना है विच इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इंटरेस्टिंग टर्म है ये वाला। इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, एज द वर्ड सजेस्ट, किसी भी एक सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रोसेस की गई जो एनर्जी उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। अब एक सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स है वो स्पेसिफिकली दो टाइप के एनर्जीज को प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो उनके मोशन के कारण जो एनर्जी है विच इज मतलब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और एक रहता है उनके कॉन्फ़िगरेशन के, उनके स्पेस के कारण, उनके जो जिस तरह से उनकी बनावट है, उनकी पोजीशंस के कारण, विच इज मतलब जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली। That means the total energy possessed by the molecule due to its motion and configuration is going to be termed as the internal energy of the system. Internal energy को हमेशा U से represent किया जाता है। जो total U होगी वो हमेशा UP plus UK के बराबर, potential internal और kinetic internal के बराबर। अब इसी का बहुत interesting concept अभी अपन लोग use करने वाले हैं, but एक चीज़ हमको समझ में आनी जरूरी है। What is that thing do you really think that because of which the internal energy of the system might change? क्या हो सकता है जिसकी वजह से internal energy change हो सकती है, उसके काइनेटिक या पोटेंशियल चेंजेस आ सकते हैं आपके हिसाब से? वॉल्यूम ऐसा कौन सा पैरामीटर जिसके चेंज होने के कारण उसके काइनेटिक या पोटेंशियल में चेंजेस आ सकते हैं? टेम्परेचर के कारण। भाई टेम्परेचर ज़्यादा कम हो तो पार्टिकल्स का मोशन चेंज होगा जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल भी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी जो फैक्टर है वो यूजुअली आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास एक आइसोथर्मल सिस्टम है, आइसोथर्मल सिस्टम में तो फिर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है, कांस्टेंट होता है। तो अगर आइसोथर्मल सिस्टम में जो dt है जिस चेंज इन टेम्परेचर दैट इज जीरो, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड आल्सो बी इक्वल टू जीरो। जो du की वैल्यू आएगी दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू जीरो। आ रहा है समझ में? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनेगी। इसी को भी अपन लोग फर्स्ट लॉ में यूज करते हैं। पहले कैपिटल इंटरनल एनर्जी लाइन दिखा देता हूँ छोटी सी आपको। इसमें लिख लेंगे इट इज द एनर्जी पोजेस्ड by a system, it is the energy possessed by a system due to the molecular motion and molecular configuration due to molecular motion and molecular configuration. U से represent करते हैं, याद रखेंगे U will always be equal to UP plus UK. अगर हम एक आइडियल गैस की सिचुएशन की बात करें तो आइडियल गैस का लॉजिक क्या रहता है ना कि भाई अगर आप एक मॉलिक्यूल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखते हो तो आपको कुछ वर्क करना पड़ता है बेसिकली उसको उठा के करने के लिए। बट क्योंकि आइडियल गैस की जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली अगर आप करोगे तो देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ना नो वर्क डन का लॉजिक क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट फोर्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर, और फोर्स कब नहीं लगेगा जब एक्सीलरेशन नहीं होगा। मतलब अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हो देन द फोर्स एक्टिंग इज गोना बी नेग्लिजिबल इन दैट केस और जीरो इन दैट केस। तो अगर आप एक आइडियल गैस सिचुएशन लेते हो तो मुझे यूपी है जैसे चेंज इन पोटेंशियल वो नहीं होगा बेसिकली कि वर्क डन ही नहीं हो रहा उसके अंदर। तो उस केस में जो कंप्लीट डिपेंडेंसी आ जाती है इंटरनल की उसके काइनेटिक के ऊपर आती है, भाई जो मोशन कर रहा है उसमें, राइट। बट हम जब रियल गैस की सिचुएशन की बात करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्फिगरेशन आएगा और काइनेटिक का भी आएगा। वो अलग बात है, हम जब भी क्वेश्चन करते हो आइडियल गैस के अकॉर्डिंगली करते हैं, रियल गैस के अकॉर्डिंगली नहीं करते बेसिकली। एनीवेज इसी का जो लॉजिक है अपन यूज करने वाले हैं इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंटरेस्टिंग लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसकी समझने की कोशिश करते
सकते। अब ये जो लॉ है इसका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं, इसका कॉन्सेप्चुअल एक इक्वेशन, उसी को अपन को समझना है। अब यार अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी एक सिस्टम को अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस बॉटल फिल्ड विद वाटर, मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये जो हीट है ये क्या करेगी बेसिकली आपके हिसाब से? ऐसा ज़ूम करो, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर, तो अब आपके हिसाब से अब क्या होगा? अगर मैंने हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा इसमें? पानी जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर है मतलब स्टीम, स्टीम है मतलब प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो पिस्टन मूव कर सकता है बेसिकली। मतलब सिस्टम में जो है वर्क होने वाला है किसी प्रकार से। लॉजिक, अगर मैं यहाँ पे बटन ऑन कर दूँ, पंखा यूजली शुरू होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे उससे किसी प्रकार का वर्क होने वाला है बेसिकली वहाँ पे। पर क्या रियल वर्ल्ड सिचुएशन में क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैंने 10 एम्पियर का करंट इसको दिया तो 10 एम्पियर के बराबर की एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट ऑफ वर्क भी होने वाला है वहाँ पे? नहीं, थोड़ा बहुत लॉस भी होगा वहाँ पे। अब ये लॉस का लॉजिक कैसे होता है? जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको 3 पे शुरू किया होगा, हाईएस्ट स्पीड मेरी थी फॉर एग्जांपल, राइट? तो ऐसा तो नहीं कि जो 3 की जो हाईएस्ट स्पीड है वो एकदम फर्स्ट इंस्टेंट से मिल जाती है आपको, नहीं, पहले वो मोमेंटम गेन करेगा और फिर धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जाता है बेसिकली। तो जितनी देर तक वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं पहुंचा है तब तक वो जो करंट आप प्रोवाइड करें वो क्या कर रहे हैं? वो उसकी मैक्सिमम स्पीड को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है बेसिकली। मतलब एक बैरियर है, तो पहले तो उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको मैक्सिमम स्पीड मिलने वाली है। समझ आ रहा है क्या होगा? राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप उस बॉटल को गर्म करो, अभी इतनी जगह खाली है पानी इसमें, बट मैं चाहता हूँ कि आप ढक्कन नहीं खोलोगे, बट आप इतनी स्टीम जनरेट कर पाओ कि ढक्कन अपने आप निकल जाएगा। होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, अब अगर वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा तो फट जाएगा, यही लॉजिक होता है। बट जब तक वो नहीं फट रही तब तक स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, बट फिर वो फट क्यों नहीं रही? कि वो जो बैरियर है उसका, कि उसको एटलीस्ट इतना प्रेशर तो लगेगा, जब तक वो प्रेशर डेवलप नहीं होगा तब तक नहीं फटने वाली बेसिकली। तो जब तक वो प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है तब तक सिस्टम क्या करता है? तब तक वो सिस्टम उस बैरियर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसका थ्रेशोल्ड आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पड़ा होगा थ्रेशोल्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट? जैसे इनकमिंग रेडिएशन है, एक मेटल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है मेरे को। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड 10 जूल की एनर्जी चाहिए फॉर एग्जांपल, और अगर आप शुरू कर रहे हो 1 जूल से, तो 1 जूल की अभी नहीं निकलेगा, 2 जूल की नहीं, तो जब तक वो 10 जूल तक नहीं पहुंचेगा तो बैरियर क्रिएट होगा। जैसे 10 आगे थ्रेशोल्ड आगे वो निकलना उसके लिए आसान हो जाता है बेसिकली। सेम कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर हीट का। अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ तो सबसे पहले तो इसका टेम्परेचर चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर चेंजेस आएंगे मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। तो पहले तो जो भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लगता है। जब उसकी इंटरनल एनर्जी सफिशिएंटली चेंज हो जाती है उसके बाद जो बची हुई एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्क के अंदर, उसमें से फिर एक्चुअल वर्क होता है। जैसे रियल वर्ल्ड नॉर्मल फिनोमेना भी आप देखोगे आपको समझ में आएगा, आगे जाके आप पढ़ोगे भी इंजीनियरिंग अगर आप करते हो, थोड़ा बहुत टेक्निकल अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डालते हो तो क्या वो 1 लीटर की जो एक्चुअल कैपेसिटी है आपकी गाड़ी एग्जैक्टली उतनी चल जाती है? नहीं। एक्चुअल लॉजिक ये बोलता है कि कोई भी इंजन अपनी मैक्सिमम का सिर्फ 34% ही यूटिलाइज करते हैं। तो आपकी गाड़ी में जो भी इंजन लगा होगा वो जो भी आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करो उसमें से 34% ही आउटपुट देता है बेसिकली, वो मैक्सिमम आउटपुट है, उसके ऊपर नहीं जाता। आइडियली 1 लीटर में यूजुअली हमारी गाड़ी 60-70 किलोमीटर चल जाती है, जो एवरेज गाड़ीज होती हैं। थोड़ा सा हैवी मॉडल में जाओगे तो वो तो 30-40 किलोमीटर चलती हैं, बहुत ज़्यादा में जाओगे तो 5-6 चलती है, ऐसा नहीं, राइट? डिपेंड करता है कि उसका इंजन कैपेसिटी क्या है। अब इंजन कैपेसिटी का लॉजिक क्या होता है? एक एनर्जी लेने का उसको कन्वर्ट कर देगा। 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड, वेस्टेज तो होने ही वाला है उसके अंदर थोड़ा बहुत। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं एनर्जी प्रोवाइड करूँगा वो पूरी की पूरी तो वर्क में कंप्लीट नहीं हो सकती ना, थोड़ा बहुत तो लॉस होगा बीच में, जो सिस्टम यूज़ कर लेगा और बचा हुआ फिर आगे बढ़ा देगा उसको बेसिकली। तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोलता हूँ दैट द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अब ये अमाउंट ऑफ हीट चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज इसने मैंने बोला कि सिस्टम का एनर्जी मैं दे भी सकता हूँ, उस सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकाल भी सकता हूँ। तो हीट चेंज दोनों तरीके से हो सकता है। वहाँ पे याद रखना है हीट को हमेशा Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ हीट चेंज विल ऑलवेज बी गिवन बाय वो dQ, राइट? कैपिटल Q को लोअर केस देखो आपकी चॉइस, हम यूजुअली कैपिटल लिखते हैं। इसके अलावा अब इसके अंदर और क्या हो सकता है? अमाउंट ऑफ
इंटरनल एनर्जी चेंज, ये होगा du के बराबर, और इसके अलावा आएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो अपन dw मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। इसका मतलब ये वो फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, that whatever amount of heat that you provide to a system will first of all change the internal energy of the system, and the remaining will be used to convert it into useful work. This is what is basically your first law of thermodynamics, कि आप जो भी एनर्जी प्रोवाइड करो, सपोज आपने 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की, तो हो सकता है उसमें से 40-50 जूल तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने लग जाए, और फिर बचे उसमें 20 या 30 जूल जो रहेगी फॉर एग्जांपल, वो आपको वर्क देगा वहाँ पे, एक्चुअल आउटपुट देगा वहाँ पे, राइट। यही जो कॉन्सेप्ट है ये आपके रेफ्रिजरेटर का भी, यही कॉन्सेप्ट हीट इंजन का भी होता है, हम दोनों पढ़ेंगे आगे जाके इसमें, आगे टॉपिक्स हमारे वही हैं। फर्स्ट का समझ में आया कि नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉ है। अब इसके ऊपर देखो कंडीशन है, अगर मैं आपको कुछ अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस की बात करूं, लेट्स से विल टॉक अबाउट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, कि किसी सिस्टम में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इन तीनों में से क्या जीरो हो जाएगा, du जीरो हो जाएगा। अभी बताओ, आइसोथर्मल है मतलब कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है, राइट। तो सिंस dt is equal to zero, no change in temperature, implies जो du रहेगा वो भी जीरो हो जाएगा फिर तो वहाँ पे, तो उस केस में जो dq रहेगा वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, dw। तो अगर आप चाहते हो कि जो भी आप एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो, तो आप उस सिस्टम को आइसोथर्मली करो। अगर आप आइसोथर्मल सिस्टम बनाओगे तो जो भी आप हीट दोगे डायरेक्टली पूरी की पूरी वर्क में ही कंप्लीट होगी, उसमें से किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। ये वैसे तो एक आइडियल सिचुएशन है, रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं है, बट आइडियल सिचुएशन, समझ में आ रहा है, सिंपल चीज है। और देख लेते थोड़ी प्रोसेसेस, व्हाट इफ आई टॉक अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब जो dv है दैट विल बी इक्वल टू सर, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। अब इसकी वजह से इन तीनों में से कौन सा पैरामीटर जीरो हो सकता है आपके हिसाब से, अगर वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सोच सकते वॉल्यूम चेंज करने के लिए वर्क कि dw is always equal to pdv, अभी तक अपन करते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन, याद है दो डेरिवेशन भी किया था लोगों ने। तो अगर dv इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो pdv की वैल्यू है वो भी 0 ही होगी फिर, और pdv किसके बराबर होता है, dw के बराबर होता है, याद है ना अपन डेरिवेशंस की। तो इसका अगर dw 0 हो गया, then what can pretty much enter dq will directly be equal to du in that case. So whatever amount of heat that you give will only change its internal energy, मतलब लॉजिक ये हो रहा है कि अगर आप वर्क ही नहीं करवा रहे किसी प्रकार से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो टेम्परेचर चेंज करेगा, उसमें गर्म हो रहा है फॉर एग्जांपल, ये ठंडा हो जाएगा, उसमें इसकी ठंडा तो चेंजेस नहीं होगा, आ रहा है। ओके, आइसोबारिक आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा बेसिकली, dp 0। अब क्या होगा आपके हिसाब से, कौन सा पैरामीटर 0 हो सकता है इसके वर्क कैसे, dw equal to pd pdp होता है ना, dp होती है, उसमें प्रेशर में चेंजेस नहीं आते वो तो p तो कांस्टेंट होता है वहाँ पे। तो आइडियली आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ऐसा कुछ तो हो सकता नहीं कि कोई भी पैरामीटर चेंज हो सकता है उसके लिए, तो विल एक्चुअली नॉट डील विद आइसोबारिक प्रोसेस, के अंदर कोई फर्स्ट लॉ का कुछ डेवलप होता नहीं है। हाँ, वी कैन टॉक अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस, उसकी बारे में बात जरूर कर सकते हैं। एडियाबैटिक का मतलब हाँ वेरिएबल टेम्परेचर, पर उसमें क्या आपके हिसाब से कांस्टेंट हो सकता है, या कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है एरिया में,
हीट। क्यों? सही लॉजिक क्या है? टेम्परेचर में कोई चेंज आया तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, अच्छा बट एडियाबेटिक में लॉजिक वही है। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, हीट एक्सचेंज अलाउड ही नहीं है ना बेटा, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगी। तो इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज इन हीट इन दैट केस। हीट चेंज का मतलब क्या होता है कि देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट बेसिकली, बट इन दैट केस वी कैन प्रीटी मच राइट दैट dq will actually be equal to 0 in this case, क्योंकि हीट एक्सचेंज अलाउड ही नहीं है आपको इसके अंदर। देयरफॉर जो dq अगर 0 हो गया तो जो du है दैट विल बिकम नेगेटिव और dw और dw will become नेगेटिव और du। आप कैसे लिख सकते हैं इसको? कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस डी। अब इसके अंदर आपको दो तीन कन्वेंशन बताया था, फिर आपको ये वाला स्टेटमेंट समझाया था। सबसे पहले हीट का कन्वेंशन समझ रहे हैं आप। अगर इट इज गिवन टू द सिस्टम, मतलब आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, देन हीट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, एंड टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। जैसे अपन लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, पहले साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है। ये साइन कन्वेंशन है बेसिकली, आपको अगर ये इक्वेशन को यूज करना है तो न्यूमेरिकल में अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ेगा। तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। दूसरा जो कन्वेंशन रहेगा ऑब्वियसली वर्क का। तो वर्क दो तरीके से होता है, या तो सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो मतलब आप पिस्टन को दबा रहे हो नीचे, और या तो सिस्टम वर्क कर रहा है कि सिस्टम को ऊपर ला रहा है बेसिकली। याद रखो पिस्टन को तो मैं भी ऊपर लेके जा सकता हूँ, बट दैट इज स्टिल कंसीडर्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ में मैंने क्या बोला? मैंने दबाया तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और अगर एक्सपैंड हो रहा है वो अपने आप तो दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम बेसिकली। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। This is taken as positive and on the system is taken as negative. तो अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसके ऊपर तो वो वैल्यू नेगेटिव देंगे हमको, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसको पॉजिटिव दिया जाएगा। इसके अलावा फिर जो थर्ड कन्वेंशन है वो आ जाएगा अपना इंटरनल एनर्जी का। अब इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, टेम्परेचर कम हो रहा है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। बड़ा सिंपल सा कन्वेंशन है। राइट, अब इन्हीं को यूज करके हम ये वाला समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ डी, इसका मतलब क्या होगा? इफ आई से वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेट अस अज्यूम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या होगा? द कन्वेंशन ऑफ वर्क डन शुड बी नेगेटिव। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है? मैं पिस्टन को नीचे दबा, पिस्टन नीचे दबाएगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। राइट, इमेजिन फॉर दिस बिकम्स नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव, then du की value will become positive in that case, और du की value positive बन रही है मतलब temperature बढ़ रहा है उस केस में basically, which proves the convention in this case again. If I say work is in by the system, work is in by the system मतलब expansion work, तो work will be taken as positive, तो du की value will be minus of dw in that case, तो du की value अगर negative आ रही है मतलब temperature कम हो रहा है वहाँ पे, which is correct. अगर expansion होगा तो system cool down हो जाएगा फिर वहाँ पे। समझ में आया? That is how we can apply the conventions accordingly, है ना? उस हिसाब से देखें थोड़ा सा। इसके अंदर एक और प्रोसेस में बताया था आपको एडियाबेटिक के अलावा, इसके बारे में हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे आगे। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, सो वेरी इंटरेस्टिंग। साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल का मतलब पता है जहाँ शुरू किया वहीं पे खत्म आ गया। तो भाई सिस्टम जब चेंजेस लाता है तो वो वेरिएबल चेंजेस आ सकते हैं उसके अंदर। हर पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है। अगर आपको याद हो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में किया हुआ है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक स्टेट P1 V1 से P2 V2 पे जाना चाहता हूँ, बट थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। एक बार मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे कर गया था, कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पे चला गया था। मैंने बॉयल्स और चांस एक साथ लगाया था वहाँ पे आपके। तो उस केस में हो सकता है कि एक बार प्रेशर कांस्टेंट हो बट वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाए। तो एक सिस्टम वेरिएबल स्टेट के थ्रू अकर कर सकता है। बट अगर मैंने जिस स्टेट वेरिएबल से शुरू किया था, जिस प्रेशर जिस वॉल्यूम और जिस टेम्परेचर पे शुरू किया था, अगर मैं पूरी प्रोसेस के बाद वापस उसी स्टेज पे आ गया तो दैट विल कंप्लीट द साइकिल इन दैट केस। दैट इज व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस ऑल अबाउट। समझ में आया? तो आपके हिसाब से अगर एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, अगर प्रोसेस साइक्लिक है, तो तीनों में से कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होना चाहिए?
भाई आपने हीट चेंजेस दिए साइकिल में, तो वो तो ज़रा हो सकता नहीं, पूरे साइकिल भले ही ज़ीरो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, बट वर्क डन तो किया होगा तभी तो पूरी साइकिल आई, तो वो ज़रा नहीं होगा। बट जब ओरिजिनल स्टेट पे आ गई तो टेम्परेचर तो वापस वही होगी। अब याद रखो du जो इंटरनल एनर्जी जो है, इट्स स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, कि भाई किस पाथ से जा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वर्क होता है, किस पाथ से जा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली हीट में भी चेंजेस आएंगे, कि भाई आप सिस्टम ठंडे के अकॉर्डिंगली लेके जा रहे हो, गर्म के अकॉर्डिंगली लेके जा रहे हो। बट अगर ओरिजिनल टेम्परेचर 10 डिग्री से शुरू किया तो फाइनली वापस 10 पे आ गया, चेंज इन टेम्परेचर विल बी ज़ीरो इन दैट केस, du विल बी ज़ीरो। समझ में आया? तो साइक्लिक के लिए याद रखना हमेशा कि जो du की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, तो इस केस में भी जो dq होगा वो डायरेक्टली dw के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये कुछ प्रोसेसेस जो ये फर्स्ट ऑफ यही वैल्यू, इसका कोई एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज गिवन टू सिस्टम विल बी व्हाट इट विल बी the sum of du plus dw, which means that the amount of heat provided to a system will be first utilized somehow by the internal energy or changing the internal energy of the system, and the remaining amount of heat will be converted into work. I guess simple चीज़ है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बॉइल्ड वाटर बहुत गंदा होता है। हाँ, तो आ ही नहीं आता उसमें, जो रोज भी करिए। वहीं पर भी है। पर मेरा हसन का है कि इस टाइम पे आके मेरा पता नहीं क्यों आदत ही खराब होता है। पिछले साल भी इसी टाइम पे होता है, ठंड के टाइम पे मैंने रियली बैड। हाँ, मेरे को पता है मैं कैसे उठ के आया हूँ समय यहाँ पे, कि इतने इंजेक्शन होगा, मैं चलो भाई अभी बहुत हो गया, अब नहीं बैठ सकता, ये हालत बैड हो गई मेरी वापस। आया
लेफ्ट राइट हाँ एक और चीज करेंगे सो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक रिलेशन बताया था, मैं आपको केटीजी में हम करेंगे उसको, कुछ इस मतलब स्पेसिफिक हीट का एक कॉन्सेप्ट बताया था। एक रिलेशन लिखा था Q was equal to ms delta T, याद है? मास स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये बताया था मैंने आपको। तो अब उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जो S होता है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, CP और CV बताया था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिनका रेशियो गामा के बराबर था बेसिकली। तो अब ये जो CP और CV है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो निकालने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपको। इस रिलेशन को कहा जाता है मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये CP और CV के बीच का रिलेशन है बेसिकली। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके रिलेशन को मेयर्स रिलेशन बोलते हैं। समझने की कोशिश करो, सिंपल सा रिलेशन है। याद रखो भाई, जो फॉर्मूला में यूज करने वाला वो ये है दैट Q is always equal to ms delta T where S is a specific heat। तो S की जगह मैं CP या CV यूज कर दूंगा, डिपेंड करता है कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको लॉजिक यूज करने वाला है। अब सबसे पहले हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब dV ज़रा मतलब वर्क डन ज़रा, तो जो dq होगा वो डायरेक्टली du के बराबर हो जाएगा एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ना सबसे पहले तो जो dq की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, m cp delta ms delta के अकॉर्डिंग इफ द चेंज इन टेंपरेचर इज t का, then m cp delta cv के लिए स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम देना पड़ेगा मेरे को, एंड एज पर द फर्स्ट लॉ since du is equal to 0 then dq should be equal to dw। सर कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहे हैं, dw is 0 then dq should be equal to du। अब dq की वैल्यू कितनी है, mcv delta है बेसिकली, मतलब जो du की वैल्यू आएगी वो भी mcv delta के बराबर आ जाएगी। तो एक ये रिलेशन आ गया मेरे पास एज पर कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जो सेकंड चीज है दिस इज गोइंग टू बी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट करने के ऊपर क्या होगा बेसिकली, प्रेशर कांस्टेंट करने के हिसाब से जो dq की वैल्यू आएगी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अपने dq यूज किया तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट अलग हो जाएगा, तो dq डैश कर देते हैं इसको। तो dq डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, मास तो वही रहेगा, ये हो जाएगा cp, और अगर मैं सेम टेंपरेचर चेंजेस ला रहा हूं इसके अंदर तो वो हो जाएगा mcp डेल्टा बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे ये वाला यूज करने वाले एज पर द फर्स्ट लॉ, जो dq डैश होगा वो किसके बराबर होगा, du डैश प्लस ऑफ dw। फर्स्ट लॉ के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक के लिए कुछ रिलेशन चेंज नहीं होता, ये ऐसे कैसे रहने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। dq डैश है दैट इज इक्वल टू mcp डेल्टा, वैल्यू पुट करो उसमें, ये हो जाएगा mcp डेल्टा, दैट शुड बी इक्वल टू du डैश। अब याद रखो भाई, ये du की वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास, वी डू नॉट नो du डैश येट, बट अगर मैं सेम टेंपरेचर के ऊपर दोनों कंडीशन को कंसीडर कर रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम भी और कांस्टेंट प्रेशर भी, अगर सेम टेंपरेचर चेंजेस अगर डेल्टा की वैल्यू सेम है तो फिर तो du और du डैश भी सेम हो जाना चाहिए, क्योंकि दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टेंपरेचर बेसिकली। तो इन दैट केस du डैश विल एक्चुअली बी इक्वल टू du, अगर du है तो आई कैन राइट एज mcv डेल्टा इन दैट केस, यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली राइट mcv डेल्टा and plus of what, dw dash in that case, right? So dw dash जो होगा that can be written as pdv, pressure into volume basically, right? अब ये pdv यहाँ पे dv जरूर मत करना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट लॉ पर, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो फिर pdv जरूर हो चुका है, ये pdv के बराबर आने वाला है basically। Now if I consider 1 gram molecule of the gas, then m जो है that will become equal to 1। अगर 1 gram molecule ले रहा हूँ तो m will be 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है cp डेल्टा, ये इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cv डेल्टा, दैट शुड बी इक्वल टू pdv, राइट। फॉर एन आइडियल गैस pdv शुड बी इक्वल टू, pv इज इक्वल टू RT यूनिमोलर गैस के लिए, तो अगर pdv है तो R शुड बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, क्योंकि p और R तो कांस्टेंट, चेंजेस किसके अंदर आ रहे हैं, सिर्फ टेंपरेचर और वॉल्यूम के अंदर आ रहे हैं बेसिकली। तो pdv को अपन लिखते हैं तो यहाँ से डेल्टा T कॉमन निकल लेते हैं, तो cp माइनस cv कर लेता हूँ और डेल्टा T यहाँ निकल लेता हूँ, और इसको अपन कर सकते हैं R डेल्टा के बराबर,
जहाँ से अपनी डेल्टी कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, तो एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा दैट CP minus CB is always equal to R. This is what your Bayes relation is all about. जो स्पेसिफिक यूनिट कांस्टेंट प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा रखेंगे एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, CP minus CB करेंगे, जो आंसर आता है वो हमेशा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आता है, which is actually R. आया समझ में? This is what your Bayes relation is. कई बार न्यूमेरिकल्स भी यूज करते हैं इसको अपने बेसिकली, ठीक बस। इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, हम लोगों का फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड रहेगा। दो अपैरेटस समझेंगे, एक हीट इंजन रहेगा और एक रेफ्रिजरेटर रहेगा, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे उसको साइक्लिक प्रोसेस के लिए। और एक लास्ट क्लास रहेगी सेकंड लॉ का छोटा सा, दो क्लासेस में ये